हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम ज्योग्राफी का जो प्री बोर्ड पेपर हुआ है 2024-25 से उसको हम समझाएंगे। पूरा पेपर आपको पूरी तरह अच्छी तरह आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, ये कुल टाइम जो है वो 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क 60 अंक के हैं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो सेक्शन ए है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। नवनिश्चयवाद यानी कि रुको और जाओ, इसको आधुनिक निश्चयवाद भी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा गिरफिट टेलर। जो गिरफिट टेलर थे ये नवनिश्चयवाद के समर्थक थे, प्रवर्तक थे। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। यहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि नहीं पूछा है, तो यहाँ नहीं पूछा है तो उसको देखना है इनमें से ऑप्शन में कौन सा है। तो नॉर्वे तो आपको पता है कि उच्च मानव विकास वाला है, तो नहीं पूछा है तो मिस्र आएगा। तो इसमें मिस्र का जो मानव विकास जो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं पाया जाता, लो है इसका। तो ये मिस्र इसका उत्तर सही आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वेल्ड घास क्षेत्र किस महाद्वीप में मिलता है। तो वेल्ड घास के जो मैदान हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मैं देखो विश्व के मानचित्र पर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए विश्व का मानचित्र, इसमें दुनिया में कहाँ कहाँ कौन से घास के मैदान हैं। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जो वेल्ड घास है ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और देखिए विश्व के मानचित्र के ऊपर ये देखिए जो अफ्रीका में है उनको वेल्ड बोलते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान हैं। अब मैं आपको उत्तरी अमेरिका की तरफ ले चलता हूँ। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं इनको प्रेरीज घास के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं। और दक्षिणी अमेरिका जो देखिए यहाँ दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं इनको पंपास घास के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। ये पंपास घास है, यहाँ ये क्षेत्र है पंपास का। फिर आप चलिए, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब आप चलिए यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है देखिए ये यहाँ पर इनको स्टेप घास के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। ये स्टेप घास के मैदान हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो घास के जो मैदान हैं शीतोष्ण घास के मैदान, ये विश्व में गेहूं के उत्पादन में अच्छे क्षेत्र माने गए हैं। अब चलिए देखिए अफ्रीका मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर देखिए अफ्रीका है। फिर चलते हैं दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इन घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से पुकारा जाता है। डाउन्स यदि पूछ लेता है तो आपने ऑस्ट्रेलिया में बता देना है, और वेल्ड्स पूछता है तो आपको अफ्रीका में बता देना है। स्टेप घास के मैदान पूछा जाता है तो आपको यूरेशिया में दिखा देना है, और प्रेरीज घास के मैदान दिखा देना उत्तरी अमेरिका में, और पंपास दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, हमारी लास्ट जनगणना 2011 में ही हुई थी। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो सबसे अधिक जो डायनेस्टी है, सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो बिहार का था 2011 में। इसके साथ साथ एक बात और नोट कर लेना बच्चों, जो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक जनघनत्व है वो किसका है? बिहार का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है। यानी कि ये 4 नगर दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के साथ नहीं लगा हुआ, वो नदी के तट पर नहीं है। देखिए आगरा जो है ये नदी के ऊपर है। ये आगरा तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है। पटना है ये बिहार में है, ये पटना गंगा नदी के किनारे पर है। कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भोपाल जो है ये किसी भी नदी के किनारे पर नहीं स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भोपाल जो है वो किसी भी नदी के किनारे पर नहीं स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर प्रशासनिक नगर है। ये जो प्रक्रियात्मक जो नगर हैं उनके फंक्शनल जो कार्य हैं उनमें बताया गया है। मैंने आपको कई बार समझाया भी गया है कि ये जो नगर हैं अपने कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो प्रशासनिक नगर वे नगर होते हैं बच्चों जो किसी राज्य की राजधानी हो सकती है, या जिले का मुख्यालय हो सकता है, या देश की राजधानी होती है, उसको प्रशासनिक नगर कहते हैं। तो इनमें देखिए रोहतक है, ये नहीं है। गांधीनगर जो है ये प्रशासनिक नगर है, क्योंकि गांधी
गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। सूरत है ये एक प्रकार से कपड़े का क्षेत्र है। वाराणसी है ये एक धार्मिक नगर है। और रोहतक है ये यहाँ पर शैक्षणिक नगर के नाम से भी कह सकते हैं ये। लेकिन जो गांधीनगर है ये एक ऐसा नगर है जहाँ पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक नगर कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, अणु ऊर्जा केंद्र हैं, ये आज 8 हैं भारत में। ये नोट कर लेना कि भारत का जो सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था वो तारापुर में किया गया था। महाराष्ट्र में है तारापुर। तो वहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा था। ये आपने नोट कर लेना है बच्चों। और कब लगा था इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, पेपर में आगे आ सकता है कि भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में लगा था वो कब लगाया गया था। तो आपने नोट कर लेना है बच्चों, 1969 को लगाया गया था। 1969 को ये तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। भरमौर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? जो भरमौर क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश में है। पहले तो ये नोट कर लेना कि हिमाचल प्रदेश में एक पिछड़ा क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। और इस प्रदेश का जो नाम है वो भरमौर क्षेत्र है। और यहाँ जो नदी बहती है वो रावी नदी है। तो भरमौर क्षेत्र रावी नदी के क्षेत्र में स्थित है। रावी नदी वहाँ से गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रावी नदी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। बच्चों जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे अभिकथन और कारण के। आपका ये प्रश्न दिया गया, इसने जीवन निर्वाह कृषि स्वयं के उपभोग के लिए की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये जो किसान है वो अपने भरण पोषण के लिए जीवन निर्वाह कृषि करता है, बिल्कुल बात सत्य है। कारण क्या बताया इसने? स्थानांतरित कृषि तथा कांटों और जलाव कृषि एक कृषि नहीं है, ये बात गलत है। यानी कि स्थानांतरित कृषि, कांटों और जलाव एक कृषि होती है जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, जो जूमिंग कृषि बोल देते हैं भारत में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से पुकारते हैं, वो कृषि होती है। तो इसमें अभिकथन तो जो है वो बिल्कुल सही है और कारण है वो गलत है। तो इसका सही क्या आएगा देखिए। इसमें देखते हैं, पहला अभिकरण और कारण दोनों सत्य हैं, ये बात गलत है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन ये भी बात गलत हो जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल राइट उत्तर आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिकथन सही है। जो इसने बताया है कि जो स्थानांतरित कृषि होती है, जो एक किसान जो होता है अपने भरण पोषण के लिए कृषि करता है, जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत दे रखा है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अभिकथन क्या है? भारत में चावल एक खरीफ फसल है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चावल है एक खरीफ फसल है। खरीफ ऋतु में चावल को बोया जाता है। ये इसके साथ साथ मैं आपको खरीफ ऋतु की और फसल भी आपको बता देता हूँ। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सभी खरीफ ऋतु की फसलें हैं। और कारण इसने बताया है क्या? चावल के लिए ऊंचा तापमान, बिल्कुल यहाँ तक सही है कि चावल के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये खरीफ ऋतु में बोया जाता है तो टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिएगा। ऊंच नमी, बिल्कुल सही है, नमी भी अच्छी चाहिए चावल के लिए। पर्याप्त वर्षा, वर्षा यदि हो जाती है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो अच्छी रहती है। तो बिल्कुल दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा आएगा बच्चों? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन जो ए है, ये बिल्कुल सही है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। अब जो खंड है जो खंड है सेक्शन बी जो है, उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। 12 नंबर इसका आपको मिल जाएंगे। 6 दूनी 12। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टाइटल सॉन्ग बोलते हैं जिसको, वो वैसे ही क्वेश्चन है। ये पाठ का, ज्योग्राफी का एक अच्छा प्रश्न है, दिया गया है। पेपर बहुत अच्छा बनाया गया आपका। निश्चयवाद से आप क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है? देखिए, निश्चयवाद जो है ज्योग्राफी में मैंने बता रखी है कि 3 विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो
निश्चयवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि मानव जो हो प्रकृति का दास है, प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति की उपज है। यानी कि जो जर्मन के भूगोलवेता थे उनमें रेटजल, हम्बोल्ट, रिटर ये जो थे इसके मानने वाले थे, इसको मानते थे कि निश्चयवाद विचारधारा जो है उसमें ये जरूरी है कि मानव के जो सभी कार्य हैं वो प्रकृति ही निर्धारित करती है। यहाँ तक जो रेटजल की जो शिष्या थी कुमारी एलोन सैम्पल, जो उसने तो ये भी कह दिया कि मानव जो है वो पृथ्वी की उपज है। अगला प्रश्न देखिए, प्रादेशिक भूगोल से आप क्या अभिप्राय है? प्रादेशिक भूगोल क्या होती है ये देखिए। ज्योग्राफी में जब विषय एक लिया गया तो ज्योग्राफी में दो ही तकनीकी थी, दो ही विधियाँ थी, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। देखिए जो प्रादेशिक भूगोल होती है उसमें क्या होता है और क्रमबद्ध भूगोल में क्या है, मैं दोनों आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। प्रादेशिक जो भूगोल होती है उसमें हम किसी क्षेत्र के, किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का, भौगोलिक बिंदुओं का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वही प्रादेशिक भूगोल कहलाती है। प्रादेशिक भूगोल की एक विधि है, एक तकनीक है। फिर समझा देता हूँ कि ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाता हो, उसको प्रादेशिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसके विपरीत जो है वो है क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, हम किसी प्रदेश का, किसी भौगोलिक प्रदेश का जो क्षेत्र होता है उसके सभी पहलुओं का, सभी बिंदुओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। इसमें किसी विशेष बिंदु का एक अकेले का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें सभी बिंदुओं को हम लेकर के चलते हैं तो उसको क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल जिसमें जैसे एक तत्व ले लिया हमने, पर्वत ले लिया, पठार ले लिया, नदी ले लिया, को समुद्र ले लिया, तालाब ले लिया, ये हम अध्ययन करते हैं किसी एक तत्व को लेकर के, तो वो प्रादेशिक भूगोल कहलाती है। और क्रमबद्ध में सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सघन बस्तियों से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर आपने, ये बच्चे कुछ भ्रमित हो रहे थे, गुरुजी सघन, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, इसको आप इंग्लिश में देख लिया करो कि कोई भी यदि आपको हिंदी में शब्द समझ में नहीं आता तो उसको इंग्लिश जरूर देखा करो आप। क्लस्टर्ड सेटलमेंट यानी कि सघन, गुच्छित, इसको यहाँ पर देखिए गुच्छित बस्ती है ये, यानी कि ऐसी बस्ती जिसमें मकान बिल्कुल सटे हों, पास पास हों, नज़दीक हों, उस बस्ती को सघन बस्ती कहते हैं। इसको क्लस्टर्ड बस्ती कहा जाता है, इसको गुच्छित बस्ती कहते हैं, इसको सहंत बस्ती भी कहते हैं, इसके अनेक नाम हैं। तो आपने यहाँ नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि ये जो बस्ती होती है मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में बस्ती होती हैं, सघन बस्तियाँ, जहाँ कृषि उपजाऊ, कृषि के लिए अच्छी मिट्टी होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, वहाँ पर सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें अनावश्यक तत्वों का बढ़ जाना, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो तत्व इसमें बढ़ जाते हैं और वो बढ़ करके हमारे वायु को, हमारे जल को, हमारे धरातल को वो दूषित कर देते हैं, तो उसको पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा लिख देना है कि पर्यावरण में अनावश्यक तत्वों का बढ़ जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसमें धुआं हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना हो सकता है, मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाती है वायुमंडल में, तो ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रदूषण वैसे 4 प्रकार का होता है, आप इसमें लिख सकते हो कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। साइड में आप ऐसे लिख सकते हो कि आप देख सकते हो कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। सतल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। ये आपने एक्स्ट्रा, मैंने आपको ये समझा दिया है। अगला प्रश्न है, आधारभूत आवश्यकता उपागम से क्या अभिप्राय है? देखिए हमारा जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक के 4 प्रमुख उपागम होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। इसमें आय उपागम होता है एक, दूसरा होता है कल्याण उपागम होता है, फिर आधारभूत, इसको आधारभूत उपागम को न्यूनतम आवश्यकता का उपागम भी कहते हैं। इसके बाद होता है अक्षमता उपागम, यानी कि कैपेसिटी अप्रोच जो है वो चौथा जो उपागम है ये मानव विकास का उपागम है। तो हमें यहाँ प्रश्न पूछा गया है आधारभूत उपागम यानी कि न्यूनतम आवश्यकता का उपागम। ये जो न्यूनतम आवश्यकता का उपागम क्या है, ये जो दिया गया है मूल रूप से यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, इंटरनेशनल जो लेबर है ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी देन है ये, उसने ये इसको दिया था
आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता का उपागम है। इसमें क्या है कि इसमें मानव विकास के लिए ज़रूरी 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। ये जो है इसमें स्वास्थ्य है हमारा, पहला तो स्वास्थ्य आ जाएगा कि हमें स्वास्थ्य हमारा एक न्यूनतम उपागम में आता है और आधारभूत हमारा उपागम है स्वास्थ्य। फिर शिक्षा, दूसरे नंबर पर जो आधारभूत हमारा उपागम है वो शिक्षा होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है भोजन, भोजन जो है वो भी हमारा आधारभूत उपागम है। फिर है जलापूर्ति यानी कि पानी की सप्लाई, हमें पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, ये चौथा हमारा आधारभूत उपागम है। फिर पांचवा जो उपागम है वो स्वच्छता यानी कि साफ सफाई भी जरूरी है। फिर छठे नंबर पर आता है आवास, यानी कि हमारा जो आवास है वो हमारा एक आधारभूत उपागम में आता है। तो आपने इस प्रकार ये उपागम बता देना था कि ये क्या होते हैं आधारभूत उपागम, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 6 आधारभूत उपागम की पहचान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, इसके अगला प्रश्न इसके ये ऑप्शन में दिया गया है अथवा में दिया गया है। सुभाष एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी कि जो सुभाष है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपमेंट करता है सॉफ्टवेयर का, जिसे हाल ही में नौकरी मिली और वह महानगरीय शहर में चला गया। 4 साल बाद उसने अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपने गृह नगर वापस जाना पड़ा क्योंकि वो अकेले और अस्वस्थ थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, जब सुभाष पहली बार महानगर में गया यानी कि महानगर में आए तो उन्होंने किस प्रकार का प्रवास से गुजरना पड़ा। देखिए, प्रवास का जो लेसन है वो बिल्कुल सिंपल सा लेसन है। जब मैंने आपको क्लास में भी कई बार समझा रखा है बच्चों, और मेरी वीडियो है कि उसमें भी देख सकते हो। वो देखना कि जो प्रवास है हमने पढ़ाया है कि उत्प्रवास और आप्रवास। जब कोई अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, चाहे महानगर में जाता है, नगर में जाता है, किसी दूसरे गाँव में जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास। तो यहाँ पर सुभाष जब पहली बार महानगर में गए तो वो अपने मूल स्थान को छोड़कर चले गए, तो उसको उत्प्रवास कहा गया है। तो पहला का जो क है इसका आएगा उत्प्रवास। कौन सा प्रवास से गुजरा उसने? उत्प्रवास से उसको गुजरना पड़ा। दूसरा जो ख प्रश्न पूछा गया है, जब वह अपने गृह नगर लौटा तो उसे किस प्रकार का, यानी कि वो वापस वहां से अपने यहाँ आ गया, तो आप्रवास। इसमें कौन सा प्रवास हुआ? आप्रवास। यहाँ नोट कर लेना है, जब कोई अपने मूल स्थान पर यहाँ अपनी जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है, अपने यहाँ आ जाता है तो उसको आप्रवास बोलते हैं, और अपने स्थान से चला जाता है तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। इसको आप्रवास, पहले वाले को उत्प्रवास आएगा और ख में आप्रवास इसका उत्तर आएगा। बिल्कुल सही है। ये इसका मैंने बता दिया, इसका उत्तर आपने नोट कर लेना है। क में उत्प्रवास आएगा और ख में आएगा आप्रवास। अगला देखिए प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो एक ऑप्शन में और दे दिया इन्होंने कि क्रमबद्ध भूगोल से आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है। मैंने पहले आपको बता दिया था, क्रमबद्ध भूगोल की वह विधि है, वह तकनीक है ज्योग्राफी, यानी कि जिसमें हम किसी क्षेत्र के सभी पहलुओं का, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन एक साथ न करके किसी एक तत्व का अध्ययन करते हैं तो उसको क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। जैसे हमने एक प्रदेश आपको दे दिया कि इस प्रदेश का आप केवल तालाबों का अध्ययन कीजिए, तो वो क्रमबद्ध भूगोल में आएगा। मैं कह देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में एक नदी है उसका आप अध्ययन कीजिए, तो वो क्रमबद्ध भूगोल में आ जाता है। मैं कहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में मिट्टी का अध्ययन कीजिए, तो वो क्रमबद्ध भूगोल में आएगा। जबकि इसके जो विपरीत जो भूगोल होती है वो प्रादेशिक भूगोल होती है, जिसमें एक साथ सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समता। समता से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है 2 नंबर का है, इसमें समता से आप क्या समझते हो? तो ये जो समता है, ये ज्योग्राफी में जो आपका लेसन है मानव विकास सूचकांक, उसमें है समता का मतलब है इक्वलिटी, यानी कि समानता। हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, तो कोई धर्म हो, जाति, अवसर, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद न करना, यानी कि किसी को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद न करके हम इक्वल यानी कि समान रूप से उसको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, या हम उसको जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, चाहे परिवहन सुविधा हो या व्यापार की सुविधा हो, कोई भी सुविधा बिना जाति धर्म के भेदभाव के दी जाती है, तो वो एक प्रकार से समता का एक अच्छा उदाहरण है। जो समता है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 14 से 18 के बीच में जो है उसके अंतर्गत ये लिया गया है। तो इसमें बिल्कुल ये हमारा मूल अधिकार है समता का। समता आपने ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण के संदर्भ में प्रतिकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं। देखिए जो हमारा जो प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, तो दो कारणों से होता है। एक तो अपकर्ष होता है, एक प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। प्रतिकर्ष कारकों में क्या आएगा, मान लीजिए नंबर 1 आप नोट कर लीजिए कि बीमारी का बढ़ जाना, यानी कि कहीं बीमारियां जैसे बढ़ जाती हैं, रोग बढ़ जाते हैं किसी नगर में, तो वो लोग वहाँ से लोग छोड़ करके उस नगर को छोड़ करके जाना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रतिकर्ष कारक है। दूसरा है लड़ाई दंगे, यानी कि युद्ध लड़ाई दंगे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे यूक्रेन का है तो वहाँ से आगे वहाँ से को छोड़ करके लोग जाते हैं इधर उधर, तो वो प्रतिकर्ष कारक में आता है। कहीं बीमारी फैल जाती है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, या असुविधाएँ फैल जाती हैं, सुविधाएं जो थी वो ख़त्म हो गई वहाँ, तो वहाँ पर लोग उस स्थान को छोड़ना शुरू कर देते हैं। या वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। ऐसी कुछ जो हमारी अनुकूल स्थिति न करके प्रतिकूल, जो हमारे जीवन के प्रतिकूल घटनाएं घटने लग जाती हैं, तो उस स्थान को लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, और ये जनसंख्या वितरण का प्रतिकर्ष कारकों में इनको गिना जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला जो प्रश्न है चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों को परिभाषित कीजिए। देखिए चतुर्थ और पंचम जो क्रियाकलाप हैं ये सभी सेवाओं में आती हैं। मुख्य रूप से पहले हमारी जो क्रियाकलाप थे वो 3 ही थे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जो तृतीय क्रियाकलाप है उन्हीं में से उनका अलग से उनको बना दिएगा फिल्टर करके चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ में जैसे चिकित्सा है, प्रोफेसर है, कवि है, लेखक है, और आपका टीचर है, ये सभी चतुर्थ में आते हैं। जबकि पंचम में अनुसंधान करते वैज्ञानिक हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सभी क्या आते हैं, पंचम क्रियाओं में आते हैं। यानी कि हाई क्वालिटी की सेवाओं को पंचम क्रियाओं में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सघन और एकांकी बस्ती। सघन बस्ती, इसमें एक 2 नंबर का प्रश्न इसी पेपर में आया है कि जिसको गुच्छित बस्ती बोलते हैं, जहाँ घर नज़दीक नज़दीक होते हैं, ऐसी बस्ती सघन बस्ती कहलाती है। जबकि एकांकी बस्तियों में क्या होता है कि जो मकान होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, खुले खुले होते हैं। ये हो सकता है कहीं पानी की व्यवस्था होगी, वहीं पर 2 घर बना लिए, 3 घर बना लिए, फिर आगे जा करके फिर व्यवस्था बनी पानी की तो वहाँ पर घर बना लिए। ये मुख्यतः पर्वतीय इलाकों में ऐसी बस्तियाँ को देखने को मिलती हैं, एकांकी बस्तियाँ होती हैं। ये बिखरी हुई बस्ती भी कहलाते हैं इनको, एकांकी बस्तियों को। अब है पनामा नहर पर नोट लिखना है। ये पनामा नहर का तो मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बनाया गया है। पनामा जो नहर है ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बीच में पनामा जो देश है वहाँ पर ये बनाई गई है। पनामा जल डमरू को काट करके बनाई गई है, ये आपने नोट कर लेना है। 1904 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1914 में बन करके तैयार हो गई थी। ये जो पनामा नहर है ये 2 महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर जिसको अपन अंध महासागर कहते हैं, दूसरी तरफ पनामा जो दूसरी तरफ का है प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर में जो इसका बंदरगाह है वो पनामा बंदरगाह है, पैसे प्रशांत पैसे पनामा। जबकि अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में पोर्ट कोलोन जो है इसका बंदरगाह है। पोर्ट कोलोन और पोर्ट पनामा को ये जोड़ती है, ये आपने नोट कर लेना है। अब ये देखिए इसके बाद है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्या है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग? जो होते हैं ऐसे रेल मार्ग जो किसी महाद्वीप को पार करते हैं, उस महाद्वीप के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ते हैं। और इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है उसी को आप इसको बता सकते हो कि ट्रांस साइबेरियन इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड को जोड़ता है। व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड, यानी कि ये एशिया का नहीं दुनिया का सबसे लंबा महामार्ग है जो 2 महाद्वीपों को ही जोड़ता है। इस तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया है। ये 9332 किलोमीटर ये लंबा रेल मार्ग है। ये आपने इसका उदाहरण दे देना है। उदाहरण जितने दोगे ज्योग्राफी उतने ही आपको ज़्यादा नंबर आपको मिलने की संभावना रहती है। और हमारा जो एक बच्चा है उसको, कोमल जो गुड़िया है, उसको 100 में से 100 अंक मिले थे 2024 में जो मार्च में परीक्षा हुई थी। ज्योग्राफी में 100 में से 100 अंक हमारे स्कूल के बच्चे को प्राप्त हुए हैं। तो आप भी इसे ले सकते हो। ज्योग्राफी में कोई ऐसी वो नहीं है, आप पूरे के पूरे 100 ले सकते हो। और आप लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब पर बने रहें, वहाँ पर ज्योग्राफी का अच्छा मसाला है, वो आपके काम आएगा। दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें भी आप यहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हो। अगला प्रश्न है, अवस्थिति के आधार पर पतनों का जो वर्गीकरण है, लोकेशन जो है वो पतन जो होते हैं लोकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं।
एक आंतरिक पतन और एक बाह्य पतन, यानी कि जो एक तो अंदर जो किसी नदी के किनारे हो सकते हैं, जैसे हुगली है, हुगली नदी के किनारे पर है हमारा कोलकाता बंदरगाह है, ये आंतरिक में आता है। बाह्य बंदरगाह जो कहते जैसे समुद्र के गहरे समुद्र में जो होते हैं वो बाह्य बंदरगाहों में गिने जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना है। अगला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल सिंपल सा है। राष्ट्रीय किसी राष्ट्र के अंदर ही अंदर होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के अनेक देशों के बीच में व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि जिसमें वर्षा कम होती है वहाँ पर कृषि की जाती है, और आर्द्र कृषि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ कृषि की जाती है। शुष्क कृषि में ज्वार बाजरा है, मक्का है। आर्द्र कृषि में जैसे गन्ना है, चावल है, ये आर्द्र कृषि में बोई जाती हैं। वर्षा जल संग्रहण बिल्कुल सिंपल सा है। वर्षा का जल जो है उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसके कई उद्देश्य हैं। उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को बढ़ा देता है, हमारी आवश्यकता होती है पीने के लिए कुंड बना लेते हैं जिसको राजस्थान में टाका कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पुराना घिसा-पिटा प्रश्न है। बहुत शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला जैसे कच्चा माल है, परिवहन की सुविधा है। भौगोलिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ सामाजिक कारण होते हैं। ऐसे पूंजी भी इसका मुख्य कारण है, खनिज संसाधन भी इसका कारण होता है। धरातल समतल है तो वहाँ परिवहन व्यवस्था अच्छी बन जाती है, वहाँ उद्योग ज़्यादा लग जाते हैं। और खनिज ज़्यादा है, जैसे छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा खनिज हैं तो वो उसका कारण रहा है। ये आप इसको दे सकते हो उत्तर इसका। फिर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का आधारों का उद्योगों वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया है। कच्चे माल के आधार पर है उद्योग है, पूंजी के आधार पर है, इस प्रकार आप दे सकते हो। चाय की खेती है। और ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा प्रश्न पत्र आया हुआ है, इजी प्रश्न पत्र था। ये ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चे इसको पूरा कर देंगे। और अब ये मानचित्र कार्य है, ये मानचित्र कार्य कांडला बंदरगाह गुजरात में मैंने कई बार समझा रखा है। रानीगंज कोयला क्षेत्र है, केगा अणु परमाणु केंद्र है, बरौनी जो है बिहार में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। तो बताओ मयूर क्यों उड़ा, वैसे बोनाई, बताओ क्यों से क्यों झर, मैं से मयूरभंज, ये उड़ीसा में है। ये क्षेत्र हैं जहाँ लोहा निकाला जाता है। और इसको मानचित्र पर चलता हूँ मैं, देखिए मानचित्र पर देखिए। और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। यहाँ पर देखिए जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कांडला बंदरगाह है। इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमने इस कांडला बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा था। दूसरा है रानीगंज। रानीगंज यानी कि रानी मुखर्जी गंजी क्यों हो गई, क्योंकि उसके ऊपर कोयला डाल दिया गया था। ये जो रानीगंज है ये पश्चिमी बंगाल की खान है। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में देखिए यहाँ पर ये कोयला क्षेत्र है, भारत की काफ़ी बड़ी कोयले की खान है। फिर देखिए केग्गा। केग्गा जो है ये परमाणु ऊर्जा के अंदर है, ये कर्नाटक में है। कैसे कर्नाटक, कैसे केग्गा। उसके बाद है बरौनी। बरौनी तेल शोधशाला बिहार में है, ये यहाँ पर देखिए बरौनी तेल शोधशाला है। उसके बाद पूछा है मयूरभंज लोहा अयस्क क्षेत्र। तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार समझाया भी है क्लास में कि बताओ मयूर क्यों उड़ा। ये लोहे के अयस्क के क्षेत्र हैं, उड़ीसा राज्य में है। ये देखिए यहाँ पर मयूरभंज है, ये लोहा अयस्क क्षेत्र है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक व शेयर करना।